नमस्कार। पश्चिम एशिया एक बार फिर से युद्ध की आग में जल रहा है। जी हाँ, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच एक ऐसा टकराव शुरू हो गया है जो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में दे सकता है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि ये सब आखिर शुरू कैसे हुआ और इसका भारत पर क्या और कितना असर पड़ेगा। इस हमले को एक कोड नेम दिया गया, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। और बस इसी नाम के साथ एक ऐसे संघर्ष की शुरुआत हुई जिसने सच में पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। तो आखिर हुआ क्या? देखिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर एक साथ ईरान के बड़े रणनीतिक ठिकानों पर सीधे हमले कर दिए। कुछ खबरें तो यहाँ तक दावा कर रही हैं कि इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामेनी की मौत हो गई है। और इसके जवाब में ईरान भी चुप नहीं बैठा। उसने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 के तहत जवाबी मिसाइलें दागी। जाहिर है, इससे पूरे क्षेत्र में एक बड़े युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि इन हमलों के फौरन बाद हालात कैसे बने और क्यों ये आग इतनी तेजी से फैल सकती है। अब जरा इस नक्शे पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि ईरान रणनीतिक रूप से कितना खतरनाक है। इसकी मिसाइलें तुर्की, इजराइल, सऊदी अरब और यहाँ तक कि इस पूरे इलाके में मौजूद बड़े बड़े अमेरिकी सैन्य ठिकानों तक पहुँच सकती हैं। और यही वजह है कि ये लड़ाई सिर्फ 3 देशों तक सीमित नहीं रह सकती। इसका असर पूरे पश्चिम एशिया पर पड़ना लगभग तय है। तो यहाँ दोनों तरफ के इरादे बिल्कुल साफ हो जाते हैं। अमेरिका और इजराइल का मकसद सिर्फ हमला करना नहीं था। उनका लक्ष्य था ईरान के नेतृत्व को ही खत्म कर देना, जिसे मिलिट्री की भाषा में डीकैपिटेशन स्ट्राइक कहते हैं। मतलब सीधा दुश्मन के टॉप लीडर को ही निशाना बनाना। वहीं दूसरी तरफ ईरान का जवाबी हमला ये दिखाने के लिए था कि वो चुप नहीं बैठेगा और उसके पास भी करारा जवाब देने की पूरी ताकत है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि ये दुश्मनी इतनी गहरी क्यों है? असल में इसकी जड़ें दशकों पुरानी हैं। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि हालात यहाँ तक पहुँचे कैसे। इस टाइमलाइन से पूरी कहानी साफ हो जाती है। 1979 की क्रांति से दुश्मनी शुरू हुई, फिर 2015 में परमाणु समझौते से कुछ उम्मीद जगी, लेकिन 2018 में अमेरिका के हटने से तनाव फिर से आसमान पर पहुंच गया। हाल के सालों में ईरान के सहयोगी जैसे हमास और हिजबुल्लाह कमजोर हुए और फिर जून 2025 में ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ, जिसमें सीधे ईरानी परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। मतलब ये ताज़ा हमला उसी कड़ी का अगला और कहीं ज्यादा खतरनाक कदम है। अच्छा, इस लड़ाई को समझने के लिए एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ये क्या है? ये असल में ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क है। प्रॉक्सी मतलब ऐसे हथियारबंद गुट जो सीधे तौर पर ईरान की सेना तो नहीं है, लेकिन उसके समर्थन और इशारे पर काम करते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह, गज़ा में हमास और यमन में हूती इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं, जिनके जरिए ईरान पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए रखता है। ठीक है, तो ये तो हुई इस रीजन की बात। लेकिन अब जरा बड़े कैनवस पर देखते हैं। ये सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है, इसके वैश्विक परिणाम बहुत ही गंभीर हैं। अक्सर ये सवाल उठता है कि इस पूरे संकट में एक छोटे से समुद्री रास्ते हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य की इतनी चर्चा क्यों होती है? आखिर ये इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 20%। सोचिए, दुनिया भर में जो तेल इस्तेमाल होता है उसका 20% हिस्सा यानी हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। और बात सिर्फ तेल की नहीं है, दुनिया की लगभग 30% एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस की सप्लाई भी यहीं से होती है। अब सोचिए, अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर दे तो पूरी दुनिया का एनर्जी मार्केट ठप पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर दुनिया को 4 बड़े झटके लग सकते हैं। 1, ऊर्जा की भारी किल्लत। 2, सप्लाई चेन का टूटना। 3, रूस और चीन जैसी शक्तियों का ईरान के और करीब आना जो अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देने का मौका देखेंगी। और चौथा, शेयर बाजारों में भारी उथल-पुथल। यही वजह है कि सोने की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, क्योंकि निवेशक ऐसे संकट में सुरक्षित निवेश की तरफ भागते हैं। इस पूरे वैश्विक संकट के बीच भारत एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस गया है। ये भारत के लिए सचमुच एक कूटनीतिक और आर्थिक रस्सी पर चलने जैसा है। भारत की दुविधा इस तस्वीर में साफ दिखती है। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल जो हमारे मजबूत रणनीतिक साझेदार हैं, और दूसरी तरफ है ईरान जिसके साथ हमारे ऐतिहासिक, ऊर्जा और कनेक्टिविटी के गहरे संबंध हैं, खासकर चाबहार बंदरगाह को लेकर। भारत किसी भी हालत में एक का पक्ष लेकर दूसरे को नाराज करने का जोखिम नहीं उठा सकता।
और ये संकट हम पर सीधा असर डालता है। क्यों? क्योंकि हम अपनी ज़रूरत का लगभग 88% कच्चा तेल बाहर से मंगाते हैं। ये चार्ट साफ साफ दिखाता है कि ऊर्जा के लिए हम बाहरी दुनिया पर कितने ज़्यादा निर्भर हैं, और हॉर्मुज़ के रास्ते में कोई भी रुकावट हमारी अर्थव्यवस्था को सीधे तौर पर चोट पहुंचाएगी। तो भारत के लिए 3 सबसे बड़े खतरे हैं। पहला, हमारी अर्थव्यवस्था, क्योंकि तेल का $100 प्रति बैरल से ऊपर जाने का मतलब है कमर तोड़ महंगाई। दूसरा, पश्चिम एशिया में रहने वाले करीब 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा। और तीसरा, हमारी कनेक्टिविटी परियोजनाएं, जैसे चाबाहार बंदरगाह और इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिनका भविष्य अब दांव पर है। तो बड़ा सवाल ये है कि इस नई और खतरनाक हकीकत का सामना करने के लिए भारत के पास क्या रास्ते हैं। चलिए इन पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत एक स्पष्ट 5 सूत्रीय रणनीति अपना सकता है। पहला, कीमतों के झटके से बचने के लिए अपने रणनीतिक तेल भंडारों का इस्तेमाल करना। दूसरा, अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने की पूरी तैयारी रखना। तीसरा, समुद्री व्यापार की सुरक्षा के लिए नौसेना को तैनात करना। चौथा, अपनी रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्वतंत्र विदेश नीति का इस्तेमाल कर सभी पक्षों से बातचीत करना। और पांचवा, आम आदमी को महंगाई से बचाने के लिए टैक्स में कटौती जैसे विकल्पों पर भी विचार करना। भारत ने विश्व मंच पर बार बार यही संदेश दिया है, और इस मुश्किल घड़ी में ये बात पहले से कहीं ज्यादा मायने रखती है। यही भारत के रुख का मूल मंत्र है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है, इस तेजी से बढ़ती दुनिया में क्या भारत की रणनीतिक स्वायत्ता और बातचीत की अपील युद्ध की इस बढ़ती आग को बुझा सकती है? इसका जवाब ही शायद दुनिया की राजनीति का भविष्य तय करेगा।